दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडू वर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोपियों का भारत आगमन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर एक साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अपना आप ध्यान आप इस पूरे वीडियो पर बनाएंगे तो 1 से 2 मार्क आप सिक्योर कर पाएंगे। दोस्तों इस सीरीज़ में हम आज से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और वीडियो 1 दिन या 2 दिन के बीच में आता रहेगा। और आप जो इतने भी पीछे वीडियो डाले जा चुके हैं उसको अपने स्केड्यूल के हिसाब से और अपने समय के हिसाब से उसको नियोजित करते हुए उससे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जो हमने लास्ट देखा था कि मराठा साम्राज्य अपनी पतन के लिए चला गया था और अंग्रेज़ यहाँ पर धीरे धीरे फैल जाते हैं मतलब अंग्रेज़ का भारत आगमन होता है। भारत आगमन के बाद वो धीरे इसी के इर्द गिर्द ये पूरा आज का वीडियो रहेगा। हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं करूँगा कि लगभग सभी को पता होता है और काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, और नहीं हैं तो भी अगर जहाँ लगेगा बीच में मैं आपको बताता चलूँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। आपको बस इतना जानना है दोस्तों कि जो कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ आई थी यहाँ पर और किसने यहाँ पर कैसे अपना फैलाव बनाया। जैसे मैं बता देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पुर्तगाली आए, डच जो क्रम था वो मैं बता रहा हूँ। पुर्तगाली डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर आपको फ्रेंच या फ्रांसीसी। ये क्रम था दोस्तों आने का। ये आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली का आना होता है 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा। फिर उसके बाद आप अंग्रेज़ देखते हैं 1600 में अंग्रेज़ आते हैं। 1602 में डच आते हैं और जो फ्रेंच सबसे लास्ट में आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि फ्रेंच कब आते हैं सबसे लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली वायसराय बसीन को पुर्तगाली साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए जाना जाता है। बसीन एक महत्वपूर्ण जो सेंटर था उसके बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो नीनो डू कुन्हा ने ये किया था। नीनो डू कुन्हा दोस्तों बहुत ही मतलब एक अच्छे माने जाते हैं जो इनके गवर्नर थे नीनो डू कुन्हा। ये सारे जितने भी आप नाम देख रहे हैं ये बहुत ही अल्बुकर्क और नीनो डू कुन्हा और अल्मेडा, ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा है ये 1505 से 1509 के बीच में था और ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ये आपको ध्यान रखना है, पहला। और इसने ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाई थी। ये आपको याद रखना है। जो अल्बुकर्क है, ये भी एक प्रोमिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि ये सेकंड। और दोस्तों एक और चीज़ कि वास्तविक संस्थापक इनको बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। और कुन्हा की जो ये थी, इन्होंने कोचीन की जगह पहले जो भारत का
यहाँ पर पुर्तगालियों का पहले ये था, सेंटर था कोचीन में, उसको हटाकर यहाँ पे लाने का काम, यानी कि गोवा में लाने का काम आपको नीनो डी कुन्हा करते हैं। अब गोवा जो आता है दोस्तों, याद आपको ये रखना है कि गोवा को छीनने का जो कार्य है वो अल्बुकर्क के द्वारा किया जाता है और छीना गया था इनको। और गोवा को जो वहाँ के यूसुफ आदिल शाह वहाँ के शासक थे, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको काम आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली शासक जिसने भारत में अस्थायी छावनी की स्थापना सबसे पहले की थी? तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही ये होगी। ये अल्बुकर्क था दोस्तों। ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा अपनाया गया था? तो दोस्तों अल्मेडा के द्वारा ये 1509 के दीव के युद्ध में पुर्तगालियों ने किसके खिलाफ निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों मिस्र के मामलुक और गुजराती सुल्तान और जेमोरिन, इनके खिलाफ। दोस्तों इसके आपको मैं बता रहा हूँ कि जब पुर्तगालियों ने जो हमारा पश्चिमी तट है इस पे अपना डोमिनेंसी दिखाना शुरू किया, तो तब के यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पूरे समुद्री क्षेत्र पड़ता है अरब सागर का। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि गुजराती जो लोग थे, उसके बाद जो मिस्र के लोग, अरब के लोग थे, ये लोग इसी रास्ते से व्यापार करते थे। तो इस वजह से इस पूरे अरबियन सी में वो किसी और को नहीं, लेकिन जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने इसमें बहुत, अरब सागर में बहुत सारे कार्टेलेज व्यवस्था और इस तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे लागू की, और जिससे हम देखने को मिलता है कि वो यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी सफलता कायम करने में कामयाब हुए, जिसमें गोवा के रूप में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र बनाया था? दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि कोचीन को बनाया गया था दोस्तों पहला, और कोचीन के बाद गोवा होता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा किस वर्ष गोवा पर विजय प्राप्त किया गया था? तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये 1510 में हुआ था। पुर्तगालियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर छपाई की पहली प्रेस लगाई गई थी? छपाई की पहली प्रेस जो है दोस्तों, प्रिंटिंग मशीन की बात हो रही है, ये गोवा में लगाया गया था, और पुर्तगालियों की देन है हमारा आज का प्रिंटिंग मशीन, जिसमें बाद में चलकर निम्नलिखित में से पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज के नेतृत्व में ब्रिटिशों से हो रही प्रतिस्पर्धा में हार मानी और 17वीं शताब्दी के बाद भारत में शक्ति खोनी शुरू कर दी? सर टॉमस रो दोस्तों ये थे। पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय तटवर्ती क्षेत्र को सबसे पहले नियंत्रित किया था? जो ये मालाबार तट है दोस्तों, इसको आपको नोट कर लेना है। फिर आते हैं दोस्तों, पुर्तगालियों ने किस स्थान पर 1534 में बहादुर शाह से प्राप्त किया था और वहाँ किला बनवाया? दीव। अब दोस्तोव कुछ हम लोग फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि वास्को डी गामा जो पुर्तगालियों से जुड़े हुए हैं, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट केरल पहुंचा। यह भारत में किसी यूरोपीय की पहली समुद्री यात्रा थी। फिर पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र भारत में कोचीन की स्थापना अल्फांसो द अल्बुकर्क ने
1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की और उसने पुर्तगाली राजधानी बनाया गोवा को। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई और समुद्र प्रभुत्व की नीति अपनाई। 1509 में हम देखते हैं दोस्तों, 1509 में दीव युद्ध में पुर्तगालियों ने गुजरात, मामलुक, मिस्र और जैमोरिन की संयुक्त सेना को हराया था। भारत में प्रथम छपाई कारखाना प्रेस पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। नीनो डी बसीन और दीव को गुजरात से सुल्तान से प्राप्त किया था नीनो डी कुन्हा ने। दोस्तों एक तरीके से ये रिवीजन के लिए मैंने डाला है और नया इनिशिएटिव है, ताकि आप अगर जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसका एक बार वन लाइनर फॉर्म में आपको अगर उसका रिवीजन हो जा रहा है, दैट्स वेरी गुड थिंग। 16वीं सदी में पुर्तगाली जो साम्राज्य है भारत के पश्चिमी तट पर अपने चरम पर था, खासकर गोवा, दमन दीव और बसीन। पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों में 17वीं शताब्दी के बाद प्रतिस्पर्धा और पुर्तगाल धीरे धीरे पिछड़ने लगे थे। पुर्तगालियों का शासन 1961 तक गोवा, दमन दीव में बना रहा और भारत ने सैन्य अभियान से इन्हें मुक्त किया। दोस्तों 1961, जी हाँ आपने बिल्कुल सही, ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में यहाँ से गए थे। आपको ये चीज़ फिर देखते हैं दोस्तों फ्रेंच। अब तो फ्रांसीसी जो आए, फ्रांसीसियों का जो भारत आना हुआ दोस्तों, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इससे जुड़े फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो इसमें भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो ये है 1664 ईस्वी में लुई 14वें, आपको 14 याद रखना है दोस्तों, लुई 16 तक हुए थे, तो आपको ये याद रखना है। फ्रांसीसी जो हैं जनरल डुप्ले को किसके साथ भारत में वर्चस्व की लड़ाई में प्रमुख रूप से संघर्ष करना पड़ा था? तो दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ आप देखते हैं कि इनको करना पड़ा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी जनरल ला बोर्देने ने किस ब्रिटिश बंदरगाह पर आक्रमण किया था? दोस्तों तो इसका आंसर है मद्रास के बंदरगाह पर। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि 1461 में फ्रांसीसियों को भारत में निर्णायक हार किस युद्ध में मिली थी? तो दोस्तों वांडीवास के युद्ध से ये वश हुए थे। इसको अगर याद करने का जो ट्रिक है वो ये है कि वांडीवास सिर्फ जो ये था फ्रांसीसियों का वर्चस्व, दो ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। वेदरा से अंग्रेज़ों ने वेदरा से डचों को खदेड़ा, और दूसरा जो है वांडीवास फ्रांसीसियों को वाश किया। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये अंग्रेज़ों का ये था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? तो चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कराईकल, दमन। तो दोस्तों दमन जो था ये नहीं था, ये हम देखते हैं कि दमन आपको पुर्तगालियों का ये था। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो पुर्तगालियों का इस यहाँ पे गोवा, फिर आपको दमन दीव, ये जो एरिया था ये पुर्तगालियों के द्वारा डोमिनेंट एरिया था। जो ये एरिया आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पौंडीचेरी देखने को मिलेगा, पुदुचेरी गांव है, पौंडीचेरी है, कराईकल है, ये चंद्रनगर, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। फ्रांसीसियों का ये सेंटर था। तो आप मैप पे इसको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा दोस्तों। अब कुछ फैक्ट हैं। 14 में लुई 14 द्वारा 1664 में पौंडीचेरी फ्रांसीसी व्यापारियों का प्रमुख केंद्र था। फ्रांसीसी जनरल डुप्ले ने कर्नाटक युद्ध में
अंग्रेज़ों से वर्चस्व के लिए संघर्ष किया था। 1760 के वांडीवास युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेनाओं को निर्णायक रूप से पराजित किया था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम और चंद्रनगर थे, जिनका भारत में विलय 1954 में हुआ था। अब दोस्तों जो क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, ये जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम, जो प्रमुख युद्ध हुए थे खासकर कार्नेटिक वार जो हुए थे, उससे रिलेटेड है दोस्तों ये प्रश्न। और ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन अगर बनता है तो यहीं से बनता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध का ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का प्रभाव था। फिर हम देखते हैं दोस्तों, इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना ला बोर्दने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एक्स ला चैपल है कि संधि के बाद मद्रास अंग्रेज़ों को लौटा दिया गया था। इस युद्ध में मराठा शक्ति निर्णायक रूप से फ्रांसीसी पक्ष में थी। तो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से हमें करना होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ए केवल 1, 2, 3 होगा दोस्तों, 4 नहीं होगा। मराठा शक्ति कभी भी फ्रांसीसी पक्ष में नहीं थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी कि सेकेंड कार्नेटिक वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध निजाम, कर्नाटक और मराठों के उत्तराधिकार विवादों से उत्पन्न हुआ था। फिर देखते हैं, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव दोनों ने इस युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी। चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने समर्थन दिया था। अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में ट्रिचनापल्ली पर अंतिम विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों इसमें सभी सही हैं। वांडीवास के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। यह युद्ध के बाद पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के हाथ में बना रहा और इस युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति काउंट डे लाली पराजित हुआ था। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको कि इसका जो आंसर होगा केवल 1, 2, 4 होगा, 3 नहीं होगा। पौंडीचेरी को फिर देखते हैं दोस्तों कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है उसमें आपको एक्स ला चैपल संधि मिलती है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, पेरिस की संधि से वो समाप्त होता है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो प्लासी की संधि से समाप्त होता है और अंग्रेजों का निर्णायक विजय वांडीवास के युद्ध से होता था। इसमें पता करना सही सुमोलित कौन सा है। इसमें दोस्तों आपको वांडीवास ये सही है और प्रथम कर्नाटक भी सही है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो 1 और 4 है वो सही है और जो आपको सेकंड वाला है ये पौंडीचेरी के ये से होता है, ये आपको याद रखना है। पौंडीचेरी की संधि से और ये थर्ड वाला जो है ये होता है पेरिस की संधि से। ये आपको याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के संघर्ष की शुरुआत बंगाल से हुई थी। डुप्ले ने कर्नाटक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप कर ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती दी थी।
अंग्रेजों की रणनीति स्थानीय शासकों से सैन्य गठबंधन बनाने की थी। कर्नाटक युद्धों ने भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश विस्तार को सुनिश्चित किया। तो दोस्तों इसमें केवल 2 और 3 हमें सही मिलता है। अंग्रेजों की रणनीति स्थानीय शासकों से सैन्य गठबंधन बनाने की थी, और जो डुप्ले ने कर्नाटक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप कर ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती दी थी। कुछ फैक्ट हैं दोस्तों जो वन लाइनर हैं ब्रिटिशों के बारे में। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग ज़रा सा रुक कर देख लेते हैं फ्रांसीसी। दोस्तों फ्रैंक कैरो का आप नाम याद रखिएगा, फ्रैंक कैरो। फ्रैंक कैरो जो थे ये फ्रांसीसी गवर्नर थे, और इन्होंने 1668 ईस्वी में, 64 में तो वो आए ही थे, फ्रैंक कैरो ने 1664 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करता है, सूरत गुजरात में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1673 ईस्वी में देखेंगे कि फ्रांसिस मार्टिन जो हैं वो आपको ये जो शेर खान लोदी थे, शेर खान लोदी से ये पुदुचेरी प्राप्त करते हैं। तो कभी ये पूछ सकता है कि पुदुचेरी उन्होंने किससे लिया था, जो बाद में पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। और जो पुदुचेरी है ये इन्होंने डचों से लिया था। ये आपको याद रखना है कि डचों से ले लिया था। और डच जो थे यहाँ पे प्रभुत्व जमाए हुए थे, और एक संधि हुई थी, उसके बाद फ्रांसीसियों को वापस मिला था। फिर बंगाल में फ्रांसीसियों का एक प्रमुख केंद्र था चंद्रनगर। एक महत्वपूर्ण जो गवर्नर हुए थे वो डुप्ले हुए थे, महत्वाकांक्षी थे थोड़ा ज़्यादा ही, और 1742 में ये बनते हैं। और इसके इनमें कर्नाटक युद्ध होता है, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं भारत में प्रभुत्व के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में, और जिसमें अंततः अंग्रेज विजयी होते हैं, और वांडी वॉश के युद्ध में पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है ब्रिटिश का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर दिया। भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री 1602 में बनी थी। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में अंग्रेज़ों के राजदूत बनकर आए। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में अंग्रेज़ों का पहला किला था। और जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। और प्लासी 1757 ने अंग्रेज़ों को बंगाल में प्रवेश दिलाया था। बक्सर युद्ध ने भारत में उनका राजनीतिक अधिकार मजबूत किया था, और इलाहाबाद संधि से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने 1773 में, और 1858 से ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। ब्रिटिशों के भारत में जो प्रमुख केंद्र थे दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे कि राज्य सही देखते हैं। जो प्रमुख केंद्र थे वो सूरत आपको देखते हैं, गुजरात, सूरत में गुजरात यहाँ पे है दोस्तों। ये मैं भी मनाना करता चल रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। पहली फैक्ट्री समुद्री व्यापार का प्रारंभ होता है। फिर दूसरा है दोस्तों मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये तमिलनाडु में है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है चेन्नई के पास। चेन्नई, इसको आप अलग से भी ऐसे करके यहाँ पे चेन्नई बना सकते हैं। चेन्नई जो है नया नाम है, तो मद्रास पुराना नाम। दक्षिण भारत में पहला किला था। हुगली कलकत्ता राजधानी बनी थी, और ये थी पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो कलकत्ता है
वो अंग्रेज़ों की राजधानी रही थी। और 1911 में ये घोषणा हुई कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। आप तो कलकत्ता कभी अगर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ का जो संरचना है और सारी चीज़ें वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट वहाँ ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल में व्यापार केंद्र और बाद में राजधानी बनी थी। पटना भी है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बंगाल पे ये इनका शासन हो जाता है, उसके बाद ये पटना की तरफ अफीम व्यापार का केंद्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। अफीम और शोरा, ये आपको याद रखना है। अफीम और शोरा जो काम होता था दोस्तों, वो बारूद बनाने के काम आता था। फिर बम्बई देखते हैं हम। मुंबई भी प्रशासनिक केंद्र था महाराष्ट्र। पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 1765 की संधि का स्थान रहा है। और बक्सर निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेज़ बनाम संयुक्त भारतीय शक्ति थी। अवध था, पूरा मुगल सम्राट था और बंगाल का नवाब था। फिर चंपारण केंद्र रहा है नील विरोध आंदोलन का। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इस सेक्शन से कि क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा रॉयल चार्टर से हुई थी। कंपनी ने पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और कंपनी को भारत में व्यापार का पहला अधिकार मुगल शासक शाहजहां से मिला था। और फिर जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है कि सूरत में 1612 में अंग्रेज़ों को अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो केवल 1 और 4 सही है। यानी कि सूरत में 1612 में अंग्रेज़ों को अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में महारानी एलिजाबेथ के ये में, बाकी ये दोनों गलत है। अब बात करते हैं दोस्तों विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में आए। सर टॉमस रो को जहांगीर ने 1615 में व्यापार की अनुमति दी। सर टॉमस रो ने अफीम व्यापार की अनुमति प्राप्त की। और हॉकिंस के समय अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट नहीं थी। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे सही है। जॉब चारनाक को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। और 1690 में अहोली नदी किनारे अंग्रेजों ने अस्थाई बस्ती बस आई थी। फोर्ट विलियम 1700 के आसपास कलकत्ता में स्थापित हुआ था। और कलकत्ता 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। 3 के सभी सही हैं दोस्तों। यहाँ पे प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इस युद्ध में मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था और सिराजुद्दौला को युद्ध में फ्रांसीसी सेना से समर्थन मिला था। प्लासी युद्ध ने ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया था। तो दोस्तों 1, 2 और 4 सही है, कोई समर्थन नहीं मिला था। अब 5वां देखते हैं दोस्तों कि बक्सर युद्ध 1764 में हुआ जिनमें अंग्रेज़ों ने संयुक्त भारतीय सेना को हराया था। अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और इसके अवध के नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब शामिल थे। और युद्ध के बाद बंगाल की नई राजधानी लखनऊ बन गई। केवल 1, 2, 3 सही है दोस्तों, ये नहीं है। लखनऊ कभी भी राजधानी नहीं बनी है। मुंगेर एक प्रमुख जगह है जहाँ पे राजधानी के रूप में भी हमें देखने को मिलता है मुंगेर। इलाहाबाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली और शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उद्दौला इस संधि के पक्षकार थे। और इस संधि ने ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों 1, 2, 3 हमें यहाँ पे सही मिलता है। फिर हम जानते हैं जो उसके आगे जो है कि अंग्रेज़ों ने भारत में पहली स्थायी सेना मद्रास में बनाई थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद बना था। लॉर्ड क्लाइव भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो दोस्तों ये हम देखते हैं 1, 2, 4 सही है।
वारेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। उन्होंने राजस्व सुधार और न्यायिक प्रणाली में बदलाव किए और अपनी कंपनी का मुख्यालय पटना में स्थानांतरित किया। उनका काल 73 से 85 तक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 1, 2, 4 सही हैं। मुख्यालय पटना नहीं कभी ये हुआ था स्थानांतरित। ब्रिटिशों ने अफीम व्यापार का केंद्र बनाया पटना को। चंपारण में नील की खेती के खिलाफ आंदोलन 19वीं सदी में हुआ। बक्सर युद्ध का प्रभाव सीधे बिहार की राजनीति पर था और बिहार में पहला विरोध विद्रोह 1857 का था। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे 1, 2, 3 सही है। पहला नहीं था, इससे पहले भी विरोध होते रहे थे। अंग्रेज़ों का प्रशासनिक नियंत्रण पहले बंगाल, फिर बिहार और फिर दिल्ली तक फैला था और भारत में अंग्रेज़ों की शुरुआत व्यापार से हुई थी और अंत शाही शासन पर हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त करता है और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और कंपनी समाप्त हो गई। तो दोस्तों सभी सही यहाँ देखने को मिलता है। सूरत में अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों की सहायता से फैक्ट्री मिली थी और डचों से भारत में ब्रिटिशों का पहला संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों से अंग्रेज़ों के संघर्ष के शुरुआत बंगाल से हुई थी और अंग्रेज़ों से ने सबसे पहले जल सेना का गठन मद्रास में किया था। दोस्तों 11 का सी हमें मिलता है। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ये कंपनी की संसद के प्रति जवाबदेही 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया है। इस एक्ट से भारत की प्रशासनिक दोहरी व्यवस्था बनी थी और इससे गवर्नर जनरल को ब्रिटेन में लॉर्ड कहा। तो 12 का हम देखेंगे दोस्तों 1, 2 और 3 सही है, यहाँ पर 4 नहीं है। प्लासी युद्ध में धोखा और कूटनीति का प्रयोग हुआ था। बक्सर युद्ध निर्णायक रूप से राजनीतिक नियंत्रण का आधार बना था। इलाहाबाद संधि ने पहली बार कर संग्रहण का अधिकार अंग्रेजों को दिया था। इन 3 घटनाओं का संबंध बिहार से नहीं है, केवल 3। 1, 2, 3 सही है। चौथा अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारत को कच्चा माल सप्लाई करने वाले बना देती है। रेलवे और डाक जैसी विकास कार्य प्रशासनिक सहूलियत के लिए थे। अफीम व्यापार का लाभ चीन तक गया। अंग्रेजों की शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु थी। अंग्रेजों की शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु थी। और दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 14 नंबर में हम लोग 1, 2, 3 ये थी, संस्कृति को कभी बढ़ावा नहीं दिया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हुई थी। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापित हुआ था। फोर्ट सेंट डेविड बम्बई में था और अंग्रेजों के सभी पोर्ट व्यापार की रक्षा हेतु बनाए गए थे। तो दोस्तों इसका हम आंसर जो देखते हैं 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर सही नहीं है। ये नहीं था। ये आपको दोस्तों याद रखना है। दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि जो फोर्ट विलियम है कोलकाता वाला, फोर्ट विलियम कलकत्ता का नाम अब विजय दुर्ग हो गया है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बना के पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा स्थापित किस किले का किस फैक्ट्री का नाम अब विजय दुर्ग बना कर दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। लगभग सारी चीज़ें हमने इस पर देखने की कोशिश की है दोस्तों। इसको बार बार आप देखते रहें और आपको एक अच्छा इसमें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही हो जाएगा।
और लगभग हमने सारी चीज़ें को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है क्वेश्चन के माध्यम से। याद रखिएगा कि जो अंग्रेज़ों का जो इंग्लैंड का जो पहला ये आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस आया था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। ये जहांगीर के दरबार में, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं को, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी, इंग्लिश खां की। और 400 का मनसब भी दिया गया था। पहली जो ये थी फैक्ट्री वो मसूलीपट्टनम थी, मसूलीपट्टनम, ये आपको याद रखना है। और जो सारे फैक्ट हैं हम लोग धीरे धीरे दोस्तों आगे के वीडियोस में कवर करते जाएंगे। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहें और पढ़ते रहें।